आप देख रहे हैं VV6 न्यूज। मैं हूं खुशी। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पैकेज का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा उसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया गया था। लॉकडाउन में राशन और अनाज का वितरण किया गया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मुहैया कराया गया। लोगों के खाते में पैसे भी पहुंचाए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग धंधों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कुटीर लघु उद्योग के लिए ऐसे 6 कदम उठाएंगे। 2 EPF के लिए, NBFC से जुड़े 2 फैसले और 1 MFI से जुड़ा है। ऐसे MEMI को 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इन कारोबारियों को 4 साल तक बिना गारंटी के कर्ज मिलेगा। इस कदम से 45 लाख छोटी कंपनियों को फायदा मिलेगा। इस पैकेज का मकसद भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी लॉ पैकेज के आधार हैं। वित्त मंत्री ने कहा, Ease of doing business reforms which were taken down to the 3rd level of administration governance, IBC reforms, GST reforms, and today because of the GST reforms you're able to see what impact lockdown is having on small and medium businesses. And finally, reforms in other areas, very quickly to recall. National Highway Authority, the TOT plans, the airport privatizations, power sector reforms, which resulted in India becoming a power surplus country from shortages always. 175 gigawatts of solar targets out of 86 gigawatt has already been achieved out of that number. And cleaning up of the coal mine sector. These are all things which I would want to recall here before we talk about what we are offering in the Atmanirbhar Bharat. This is the foundation. This is the credential with which the Prime Minister has always been on the side of reform, reform for better living in this country, ease of living in this country. नमस्कार। कोविड-19 में देश और दुनिया के सामने बहुत सारे संकट खड़े किए और इन चुनौतियों के समय में भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अवसर देखते हैं और कहीं ना कहीं पिछले कल का उनका जो देश के प्रति संबोधन था उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये जो संकल्प उन्होंने लिया है, ये जो सोच अपनी देश के सामने रखी है, इसने एक नई ऊर्जा देशवासियों में भर दी है। जहां अपने घरों तक सीमित थे लोग, आज वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस संकल्प में जुड़ने जा रहा है और संकट में अवसर देख रहा है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयाँ तक पहुँचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आया कि देश के गरीब को भूखा ना रहना पड़े, उसको कोई दुख तकलीफ ना हो। और 1,70,000 करोड़ का ये पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखा था। और यही नहीं, कंप्लायंस की कोई दिक्कत ना हो कि आपको कानूनी तौर पर वैधानिक रूप से कोई जो नियमों का पालन कर रहा है उसमें आप रह ना जाएं, तो उसकी भी छूट 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया गया। फिर RBI के माध्यम से भी घोषणाएं हुई जिसमें लिक्विडिटी का फायदा आप सबको मिला, देश के करोड़ों लोगों को। तो मेरा मानना ये है कि रिफॉर्म्स की जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है, तो उसके 5 स्तंभ की उन्होंने बात की है, 5 पिलर्स की बात की है, जिसके विस्तार में उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है।
मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि ये जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पहला स्तंभ, आधारभूत ढांचा हमारा ऐसा हो जो आधुनिक हो, और यही नहीं, हमारे सिस्टम जो है वो 21वीं शताब्दी में हमें विश्व गुरु बना सकें, उस लायक हम बनाएं। वाइब्रेंट डेमोग्राफी की हम बात करते हैं, युवा शक्ति को हम राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र निर्माण के रूप में लगाएं और उनका लाभ उठाएं, और डिमांड को कैसे बढ़ाना है और डिमांड सप्लाई चेन का समन्वय कैसे बना रहे और अर्थव्यवस्था आगे और कैसे बढ़े, इसके इस्तेमाल को करने की भी जरूरत है। बोल्ड रिफॉर्म्स का पूरा लेखा जोखा माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों का दिया है। मैं यही कहूंगा, बड़े निर्णय करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे वो गुजरात में आए भूकंप के समय वापस कच्छ को खड़े करने की बात हो, या आज के संकट के समय भारत में पीपीई और मास्क के निर्माण की बात हो, और कहीं ना कहीं यही सोच भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रही है। और इस आत्मनिर्भर भारत जो मूवमेंट है, इसमें हम आप सबको जोड़ने आए हैं। 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज माननीय मोदी जी ने पिछले कल घोषणा की है, और प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आप सबके बीच में आकर इसकी विस्तार में हम लोग जानकारी दें। तो माननीय वित्त मंत्री जी आपको अगली जानकारी देंगे कि आज किस सेक्टर को लेकर हम आप सबके बीच में आए हैं। लेकिन बोल्ड रिफॉर्म 6 वर्ष भी होती रही, अब भी होगी, जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। उस दिशा में लगातार काम करता है। So I broadly explained about the reform steps which were taken during the previous 14 to 19 tenure of this government. And after the 2019 elections, the July budget was presented. Post that, immediately in this very hall, we met several times over several fortnights when we had to respond to the call of the hour, the need which was felt by the SMEs and many others. And all this only to underline the fact that you're speaking with a sensitive, a responsive, and a government which believes in consultation. So then after that, the budget of February 2020 was presented, but soon after came Corona. And after the parliament session was concluded, within hours of the announcement of the lockdown, the PM Garib Kalyan package was announced, about which Amos has briefly referred. The numbers are something which are worth recalling here, because we are going to have to build on that. 52,606 crores into DBT account of 41 crore bank account holders, Jan Dhan account holders. 18,000 crore worth grain and pulse transfers happened, in which 48 lakh metric tons of wheat and rice have been distributed, costing 69 crores. To 69 crore account ration card holders. 71,738 metric tons of pulses have been distributed to 6.25 crore card holders. Aside from this, non-card holders have also been distributed grains. And I mentioned a minute ago about the Ujjwala scheme, which helps distribution of free cylinders. Divyang and old age pensioners have all been also given assistance. So after the lockdown, within a couple of hours, meaning within a day or two, we came with that announcement of the Garib Kalyan package. With that, there was also a compliance and also due diligence related deadline dates which were postponed so that ease of compliance could come in. Beginning today, I come over to speaking about today. Beginning today, for the next few days, I shall be coming with this entire team before you to put out the details of
the vision which PM has put forth yesterday. So PM's vision for a self-reliant India, we will come with the details in various tranches beginning today, and we shall not forget in each of the tranches that we are talking about that we do have a responsibility towards the poor of this country, towards the needy of the country, towards the migrant workers of this country, the Divyang and the aged. So the tranches will of course be for all our convenience, suitably bringing grouped items which have some correlation. Alongside, you also had the Reserve Bank of India coming up with a lot of liquidity infusion, about which the data which will be shared with you all will go into greater detail about the quantum that they came up with, the LTROs and the TLTROs. I'm not getting into it so that you'll get the data, but we are not going into it. We also ensured, the Revenue Secretary is here, we also ensured that 18,000 crores of refunds through a special drive were given for all the income taxpayers. Drawback were also given the payments. So the intention being liquidity should be in the hands of the people. For all those who have up to 5 lakhs of refund dues, we cleared it. 14 lakh taxpayers have benefited because of that. So with that said, today the tranche has about 15 different measures, 6 of which pertain to the micro, small and medium enterprises. कुटीर लघु उद्योग के लिए 6 ऐसे कदम हम उठाएंगे. 2 relate to the Employees Provident Fund. 2 relate to the NBFCs, Housing Finance Corporations and the MFIs, Microfinance Institutions. 1 relates to DISCOM, 1 relates to contractors, 1 relates to real estate, and 3 are tax measures that we have taken. So I'll get into the detail of today's tranche of announcements. I said there are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जहां सबसे पहले कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया गया था, वहीं पर 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो गेहूं या चावल देने का प्रावधान किया गया और पूरे देश भर में TDS के अलावा अतिरिक्त ये 5-5 किलो उनको दिया पिछले महीने भी और इस महीने भी। इसके अलावा ये प्रति व्यक्ति 5-5 किलो था और प्रति परिवार दाल देने का भी काम किया गया एक तो। और इसके अलावा जो हमारे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग हैं उनको भी जनधन खातों में सीधा पैसे डाले गए, 500-500 रुपये, 1000 रुपये उनको टोटल डाला गया। इसके अलावा
जो 20.5 करोड़ जनधन योजना खाता धारक थे, ऐसे 41 करोड़ खातों में भी 52,606 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में 3 महीने एक सिलेंडर देने की बात हुई थी। जब तक उनको सिलेंडर की आवश्यकता है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और दे भी दिए गए। यहाँ तक कि जो पीएम किसान के लिए भी 2,000 रुपया ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जितनी घोषणाएं उस पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत की गई थी उन पर सारे कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए और करोड़ों भारतीयों को इसका लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है। जहां तक व्यापारी वर्ग की बात है, आम आदमी की बात है, कंप्लायंस का बर्डन उसके ऊपर ना आए, घर से बाहर नहीं जाते थे, तो उसके सामने जो संकट था कि वो कैसे समय सीमा रहते अपनी कंप्लायंस पूरी कर सके, उसमें भी उसको छूट दी गई और उसको भी 3 महीने आगे बढ़ाया गया, जिससे उसको लाभ मिला है। आरबीआई ने भी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की उससे लाखों करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आई है, जिससे पूरे देश को लाभ मिला है और इसकी जानकारी आप सबके सामने पहले भी रखी है। केवल आज एक बार फिर आपके ध्यान में लाने की ज़रूरत पड़ी तो उसको किया है। एक जो मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी हमें मिली और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और बाकी सब वार्तालाप बाकी लोगों से हुआ, मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो है, इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी। इन सब के लिए क्या किया जाए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सबका एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण, ये हमने बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेटरल के भारत के मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग, कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है। I just move to the next one, which is about a 20,000 crore subordinate debt proposition which we are bringing. With the earlier one, which was just now explained by the MOS, was for standard MSMEs who, because of lockdown, couldn't move forward because they didn't have money, they didn't have cash coming in. So for buying raw materials or paying the wages, if they had a problem, you had that emergency credit line which we spoke about just a minute ago. Now I come to talking about subordinate debt through which we want to infuse about 20,000 crores. These are meant for stressed MSMEs. So if you're providing for the standard, you're now providing for the stressed MSMEs. Now the stressed MSMEs do have a problem of equity. So for them, through a subordinate debt provision, we want to provide about 20,000 crore liquidity. 2 lakh MSMEs are likely to benefit from this. The functioning of the MSMEs which are NPA or are stressed, all of them will be eligible. For this subordinate debt-based scheme, NPAs or stressed MSMEs will all be eligible for this. The government will be providing about 4,000 crore as its contribution to the CGTMSE, the Credit Guarantee Trust, and they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks, as a result of which
stressed and NPA MSMEs will immediately benefit. तनाव में जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या कुटीर या गृह उद्योग है, उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए किया गया है, ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके। और इसमें भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है। और ये 20,000 करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली एमएसएमईज को दिया जाए। The next of the MSME linked steps that we are taking, this is the third. There is a fund being created for infusing about 50,000 crore as equity into the MSMEs. This will benefit those MSMEs who have the potential and who are viable. So we spoke about those who are standard, we spoke about those who are NPAs and stressed. Now I'm talking about MSMEs who may be doing viable business and who need hand-holding because of the situation thanks to the COVID. So this fund with a corpus of 10,000 crores through mother fund and daughter fund framework will be able to provide the growth potential MSMEs greater support, and this we think will help MSMEs to expand their capacities, and this will also encourage them eventually to get listed in the markets which they can choose. जो मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की, क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए फंड्स और फंड्स का प्रावधान किया गया है। और इस फंड्स और फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी, ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। The next one is something which all of us have been waiting for a long time, about the definition of MSMEs. I'm sure you heard from several sources that this discussion has been going on. We have now come to a stage where we can happily announce that the definition being changed is being changed in favor of the MSMEs. Because there was always this fear in very successful MSMEs also, that if they outgrow the size of what is defined as an MSME, they'll lose the benefits that they get as an MSME itself. So outgrowing this definition meant outgrowing and going out of receiving benefits. Therefore, MSMEs preferred to remain within the definition rather than grow. Now what we are coming with is a change in the definition of MSME so that they need not worry about growing in size. They will still be able to get quite a lot of benefits which otherwise as an MSME they had got. So now how do we change it? I told you why we are changing the definition. How are the changes being brought about? What exactly is the change which is coming in? The change is that investment limit which defined an MSME is being revised upwards. So you can be a slightly more larger invested company, but you're still going to be considered only as an MSME. And then I'll come to the amounts which is shown in the chart there. But the idea is, even with an increased investment, you'll still be defined only as an MSME. You shall not get out of the benefit which is given to you as an MSME. Second is, additional criteria to define an MSME is being brought in.
and that criteria is based on turnover. So that is being brought in newly now. Earlier it was only investment size, now investment size and or additional turnover size is being brought in. And earlier the distinction which prevailed between manufacturing unit, and therefore their definition was on slightly different account. Service units, their definition was on slightly different criteria. Now that differentiation between manufacturing and service MSME are being removed. Manufacturing MSME or service-based MSME shall all be defined similarly. And then, therefore, the chart that is there before you will tell you what was earlier and what is now. What was earlier defined with an investment of 25 lakh as micro unit will now have investment allowed till 1 crore. So they will still be called a micro unit even if the investment is up to 1 crore. Now in that, service investments of 10 lakhs were called as micro earlier. Now because the distinction is removed, service also will have the benefit of being called a micro unit even if the investment is 1 crore. Over and above it, I did say that in addition to investment as a definitional criteria, we are bringing in the criteria of turnover also. So now your investment can be up to 1 crore and your turnover can be up to 5 crore. You shall be called as micro. This or that. Your investment can be 1 crore and your turnover can be 5 crore. Up to 5 crore, you will be micro enterprise. And so on. So small will be up to 5 crore manufacturing enterprise. Services was up to 2 crore. Now the definition is changed to 10 crores and 50 crores. Investment and turnover. And so on. The table explains it. सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में इसकी परिभाषा में कम दहलीज होने के कारण ये लगातार संकट रहता था कि अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें जो हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे और सपना देखते भी थे। तो ये जो सीमा इसलिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे। वर्षों लंबित मांग है, वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूँ, चौथी बार एमपी बन गया, कब से शुरू हो रही, आज तक वही मांग है। मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर ये कदम उठाने के लिए कहा है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा। तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना,
ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया है। I move to the fifth step in the MSMEs. I said total 6 measures are getting announced today. Of the 6, the fifth one is that for government procurement, tenders up to 200 crores will no longer be on global tender basis. Meaning, global tenders will be disallowed in government procurement for tenders up to 200 crores. Why is this being done? Majority of the MSMEs in India were unable to supply those big mother units, as you may call, big, large companies, who they were serving all the while. Suddenly the conditions became, based on the global tenders, unmatchable by our MSMEs. So they were disqualified from supplying companies for whom they actually grew as ancillary units. As a result, many of our MSMEs were not anymore able to participate in supplying products to many of these large units. So by bringing this condition now, we are saying for global tenders worth 200 crores or less, particularly for government procurement, they need not be global tenders at all. So this will make MSMEs do their business with a lot more confidence and carry on with it. Self-reliant India will also then be able to serve Make in India, because small units can now be participant in government purchases. पिछली 2 स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा कि कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना, उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया, तो ये कदम उससे एक और स्तर ऊपर है। ये सब बदलने के बाद उनको कामकाज जब मिले तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी, उसमें हमारे लोकल उद्योग तो पीछे रह जाते थे। तो लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने के बाद जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर जो हैं, ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं, इसमें इनके 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया। The sixth step towards MSMEs is post-COVID trade fairs, exhibitions are going to be very difficult. So we should ensure that e-market linkage is provided across the board for all these MSMEs, so that they're able to find their market easily in the absence of being able to participate in trade fairs which cannot be held in this environment. Also, very importantly, Government of India and also CPSEs, where there are receivables by MSMEs, we now announce that within the next 45 days, all their receivables will be cleared. The CPSEs and Government of India will honor every MSME receivable within the next 45 days. इसी तरह से एक बार फिर कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए ये जो चुनौतियां कोविड-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल ज़माना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम हैं,
उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट है, सरकारी है या PSU में है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। I now move to talking about EPF. You were aware during the Pradhan Mantri Garib Kalyan package, some measures were extended for the EPF. In that, we had said units which have 100 workers, 90% of whom are earning less than 15,000 rupees, will be able to draw from their EPF from the funds because they needed money in their hands. We have now, and for the 3 months, the payment of EPF also was given relaxation. What I would now like to say before you is a liquidity relief is being given for all EPF establishments. In this, 12% which is paid by the employer and 12% by the employee contribution. We extend the support which Government of India gave for another 3 months. We had given it for March, April and May 2020. The payments were made into their eligible accounts by Government of India for March, April and May. Nearly 3.6 lakh establishments benefited from it. Liquidity relief of 2,500 crores to 72.22 lakh employees is now being proposed to be provided by extending this contribution for the next 3 months also. June, July and August 2020, the EPF contribution will be paid by Government of India, and this shall provide 2,500 crore liquidity support. So what was given earlier for March, April and May is now being extended for another 3 months, which will be June, July and August, and therefore we shall be infusing 2,500 crore liquidity and 72.22 lakh employees will benefit from it. 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि EPF जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी, और ये कुल मिलाकर 2,500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा। The next on EPF again, in order to provide more take-home salary for the employees and also to give relief to employers in the payment of PF for those which have not been covered under earlier restrictions, which is if you have 100 employees, 90% of whom are drawing less than 15,000, we announced the scheme earlier, which I am extending for another 3 months. That's what was announced a minute ago. The second one in EPF now is the statutory PF contribution for those who are not covered in the earlier one is being reduced from 12% to 10%. So for the next 3 months, employers need to pay only 10% and not 12% so that they will have some more money in their hands. However, for the central public sector enterprises and for state PSUs, we will continue to pay 12%. So this reduction is not for the government.
However, government employees B, employer, government employer, still pays 12%. But employees in these public sector undertakings will be given the advantage of paying only 10%. So, a liquidity relief of 6,750 crores for both the employee and employer will be available for the next 3 months. एक और प्रावधान, क्योंकि आज के समय पैसा कर्मचारी के हाथ में भी पैसे ज़्यादा हो, इसमें भी एक बड़ी राहत देने का प्रयास इसमें किया है कि जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो इससे कुल मिलाकर 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा और एक तरह से 6,750 करोड़ रुपये ज़्यादा इनके हाथ में आएगा। The next one is about non-banking financial companies, Housing Finance Corporation and microfinance institutions. We have been hearing, in spite of a lot of steps which the RBI took, in spite of all the provisions that we made between the July budget and February budget, it was felt that the NBFCs were not able to get enough resources. And particularly some NBFCs which were not very highly rated had particular difficulties in comparison to the others. So, Government of India now launches a 30,000 crore special liquidity scheme. Under the scheme, investment will be made in both primary and secondary market transactions where investment grade debt papers, this is not infusing equity, this is taking and buying debt papers of NBFCs, housing finance corporations and microfinance institutions, and not high quality debt papers, they can be investment quality also. So this we expect will have an impact on those struggling NBFCs who need money to carry on with business, and these NBFCs are also those who have been funding MSMEs. So, in order for these NBFCs to keep their network of MSMEs served, this infusion is absolutely necessary, and these securities with which you're going to buy these debt papers will be fully guaranteed by Government of India. They will be fully guaranteed by Government of India. We hope that this will also bring in a lot of difference for NBFCs who have access to small and micro units, and therefore we want to ease the flow of credit through these NBFCs who have only not so good debt papers in their hands. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, NBFCs या फिर हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इन सब के लिए जो इनके पास लिक्विडिटी की कमी आती थी, धन का अभाव होता था, उसके लिए ये नई योजना लेकर आए हैं जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का विशेष तौर पर प्रावधान किया जाएगा। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ये होगी जिससे इनके धन की आपूर्ति भी होगी और इसके माध्यम से जहां एक और हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा, MSME सेक्टर को बल मिलेगा, उसका भी लाभ हमारी अर्थव्यवस्था में और नीचे आम आदमी को पहुंचेगा और इसका पूरी तरह से गारंटी भारत की सरकार। The next facility also for the NBFCs is to give 45,000 crore liquidity infusion through a partial credit guarantee scheme for the NBFCs in particular. This is an existing scheme, but we are expanding its scope.
expanding its scope only because it will now cover borrowings such as primary bond issued, the commercial papers. So all these will constitute the liability side of the balance sheet, but we are getting into that area also. But in this case, as different from the previous one, 20%, the first 20% loss alone will be borne by the guarantor, which is Government of India. The first 20% loss. So in this again, AA rated papers below and also below that will all be included. Even unrated papers will be eligible for investment. This we think will help many of the microfinance institutions, and with this, if money goes into their hands, even based on unrated papers, we guess they will have liquidity to reach out to the MSMEs who may be in the far-flung areas. जहां पहली 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी गारंटी स्कीम लेकर आए थे, NBFCs के लिए, HFCs और MFIs के लिए, वहीं पर अब आंशिक ऋण गारंटी योजना ये लगभग 45,000 करोड़ रुपए की NBFCs का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें भारत सरकार गारंटर होगी, जो 20% का नुकसान इसके द्वारा वहन किया जाएगा। और यही नहीं, इसमें AA पेपर और इससे भी नीचे वाले जो है उसको भी इसमें पैसा मिल पाएगा, ऋण मिल पाएगा। और इसके अलावा जो अनरेटेड पेपर एलिजिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं ताकि ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ सके, ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और कुल मिलाकर इससे भी नई लैंडिंग जो है, यानी कि कर्जा दिया जा सके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को और आम नागरिकों को भी मिल सके, इसके लिए इसका प्रावधान किया। I move over to talking about the DISCOMs. DISCOMs today are facing unprecedented cash flow problems. They desperately need help. Otherwise, they are unable to pay the power generating companies. You know, all the states, DISCOMs are in serious crisis. So in order to help them, there is a emergency liquidity injection, which is happening to the extent of 90,000 crores. Now the Power Finance Corporation, REC, the Rural Electrification Corporation, both of them put together will infuse liquidity of 90,000 crores to all the DISCOMs against all the receivables that they have. They are sitting there without getting paid. In turn, they are not able to pay the GENCOs. In turn, the GENCOs are wondering where they will have more money to pay for producing electricity. And at a time when we are talking about Atmanirbhar Bharat, at a time when we are also rightly claiming the credit for having made India surplus power generating country, we've reached a stage where DISCOMs don't have money because they're sitting with receivables. So we are now making a provision, a one-time provision for PFCs and RECs to infuse that money into the DISCOMs against their receivables, and who in turn, this will be done with the state issuing guarantee. The guarantee, the amount which is being infused on guarantees being given by state. Now, obviously, having received that infusion of money, the DISCOMs will pay the GENCOs. GENCOs in turn will clear their dues and keep the cycle moving. Now, what does this do to the customer? The customer, we want the benefit to be passed on to the customer. We are in fact telling the central public sector generation companies that they shall give rebate to those DISCOMs which shall pass these benefits to the final customer. So we are making it clear to the central public sector generation companies that on receiving the money from the DISCOMs, they should be able to pass it on again back to the consumers. So this is a one-time infusion of liquidity for cash desperate DISCOMs. बिजली वितरण कंपनियों के आय में जो भारी कमी आई है और लेनदारी जो इनकी कई राज्यों से बढ़ी है, उसके कारण भी एक अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की स्थिति इनको देखनी पड़ रही है।
इन परिस्थितियों में आम उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो, बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझकर ना रह जाएं। इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। और ये 90,000 करोड़ रुपया जो बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा। I move to the next, which deals with contractors. All Government of India agencies, such as the railways, road transport, highways, CPW, etc., will now give 6 months extension without any cost to the contractors, so that extension should cover construction work or goods and services contracts that they have with central government agencies. They can take additional 6 months to comply with the contract conditions. So the extension is up to 6 months is what I'm being told. Okay. Covers construction, this shall cover construction work or cover even goods and services contracts. It will also cover completion of works and intermediate milestones that they may have. This will also cover and extend concessional period which is given in PPP contracts. So even the concessional periods will get extended up to 6 months. And in order to facilitate greater liquidity which they can obtain, government agencies will partially release bank guarantees to the extent of the partially completed contract. So if a particular contract is completed to some extent and not fully, to that some extent, the partial bank guarantee will also be released so that the cash flow will improve. जहां एक और पहले 200 करोड़ तक के टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे, एक वो राहत दी गई। अब उसके बाद जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हों, क्योंकि कोविड के कारण ये समस्या खड़ी हुई, तब उनको 3 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक की राहत इसमें दी जा सकती है एक्सटेंशन के रूप में, ताकि उनको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। और जो ऑब्लिगेशंस थी उनकी, उसके कारण दिक्कत आ सकती थी, इसलिए प्रावधान किया गया है ताकि मुकदमेबाजी बाकी सब ना हो और मानसिक रूप से भी ठीक है और अच्छा काम करके समय पर पूरा कर सके। तो 6 महीने तक की इनको राहत दी गई। और यही नहीं, जो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी जो कंसेशन पीरियड है उसमें भी ये राहत 6 महीने तक की दी जा सकती है, पर मैक्सिमम जो है 6 महीने तक हो सकता है। केस टू केस मैटर करेगा। और जो सिक्योरिटी दी जाती थी पार्शियल, उसको रिलीज किया जा सकता है आंशिक रूप से। मान लीजिए मैं कोई ठेका लिया, 70% जिसने काम किया और उसके एवज में उसकी आंशिक रूप से बैंक गारंटी को वापस किया जा सकता है, ताकि उसके पास और लिक्विडिटी और काम करने के लिए आ सके। एक बहुत बड़ी राहत इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी देश भर में देने का एक प्रावधान किया है। 80% की होगा तो उसके अनुसार, 60% की होगा तो उसके अनुसार, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास पैसा ज़्यादा है ताकि वो काम काज में उसको कहीं दिक्कत ना। I've come to the last two of today's announcements. One relates to the real estate, which is what I'm doing now. The next has direct taxation related relief, which has 3 different aspects. So the last two, one is on the real estate and the next is on the taxation. In the real estate matter, the Urban Development Ministry shall issue advisory to the state and the union territory
so that the regulatory authorities are given clear picture that they can treat the COVID-19 period as an event where you can invoke the force measure. In other words, they can treat it as an act of God, and to that extent be flexible about the execution of the contract signed. This will also mean that with the necessary changes, they will have to issue fresh project registration certificates. They can extend the registration and the completion dates. Suo motu, they can do it by 6 months for all registered projects, expiring on or before 25th March 2020. So using the force majeure clause, they can suo motu extend the registration and completion date by 6 months if the project was registered on or after 25th March 2020. So there need not be individual applications separately for it. They can suo motu do it. They can also issue fresh project registration certificates automatically with revised timelines. So this way, people who had entered into a contract and got fixed because of the coronavirus will not suffer. These measures, we think, will de-stress developers, and real estate industry, which is already in difficulty, will benefit with the new timeline. कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा होगा, और इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और यूटीज को एडवाइस भी करेगी कि उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो एक प्रावधान करें कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको सुओ मोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, और इसमें कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। जो 25 मार्च तक थी उसको वैसे ही 6 महीने तक का आगे विस्तार कर दिया जाए, उसको आगे अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी यही अनुरोध किया गया है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माध्यम से जाएगा कि 3 महीने तक पीरियड उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए, और जो फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रिवाइज टाइमलाइंस के साथ दे दिए जाए। तो इसी तरह से रेरा के अंतर्गत जो टाइमलाइन है उसको आगे बढ़ाने की जो बात कही गई इसमें विस्तार में कही गई। I move over to talking about the tax-related proposals, which is my last. You're fairly familiar with the TDS and the TCS tax reductions which happen. We have now, from, let us say, tomorrow till 31st March 2021, reduced the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. So if the existing rate is 100, it will be reduced by 25%. This shall apply to all payments, if they are payments for contracts or professional fees or interest or rent or dividend or commission or brokerage. All of these will be eligible for this 25% rate reduction. Through this, and as I said, this will be coming into force from tomorrow and last till March 31st, 2021. And this reduction we think will release nearly 50,000 crores in the hands of the people who otherwise would have paid it as TDS. This reduction alone is going to give 50,000 crores back to the people, in the sense it will be in their hands rather than coming in as payment of taxation. जो TDS रेट्स हैं वो सभी नॉन सैलरीड पेमेंट वालों को
रेजिडेंट्स को, और TCS रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। यानी कि अगर मेरा 100 रुपया बनता तो मैं 100 रुपये की बजाय अब 75 रुपये दूंगा, और उसमें 25% की कटौती की गई। तो एक बहुत बड़ी राहत चार वेतनभोगी इन सबके लिए नॉन सैलरी पेमेंट टू रेजिडेंट्स उनके लिए की गई। The next is set of dates which are getting extended for direct tax, some of the measures that we are taking. All pending refunds to charitable trusts and non-corporate businesses and professions, including that of proprietorship, partnership, LLP and cooperatives, shall be issued immediately. I did mention at the beginning that we have already refunded quite a lot of refunds which were either 5 lakhs or lesser to individuals who waited for their refund for a long time, and through that nearly 14 lakh people had benefited. Now we are saying that the pending refunds of all charitable trusts, non-corporate businesses, professions, proprietorships, partnerships, LLPs and cooperatives, many of whom can be very small. Many of these are in cooperative sectors, many are MSMEs, many are small partnerships. All their refunds will be given immediately, which will mean that they will get their due money, that's their money, they will get it back in their hands without any delay. Then the due date of all income tax returns for the year 2019-2020 are now being extended from 31st July 2020 and 31st October 2020 to 30th November 2020, and tax audits from 30 September 2020 is being changed to 31st October 2020. So that is the measure which will help people not to worry about how they are going to do their compliance, will they be able to file their returns or not. So that is a step which we take. And the last one, which also is a taxation related measure, is the date of assessments getting barred, because assessment time gets barred with a certain date. We are conscious of it, we have taken cognizance of it. So we are saying date of assessment getting barred as on 30th September 2020 is now being extended to 31st December 2020. So 3 months extension is being given so that date of assessment doesn't get barred as of September 2020, it can wait till December 2020. And also, those getting barred on 31st March 2021, we are saying this in advance, those getting barred as of 31st March 2021 are being extended to 30th September 2021. There are clear now, again 6 months extension for those March. We are telling that in advance. 31st March 2021, which we are getting debarred, will now be moving over to 30th September 2021. And the last point that I would want to share with you all for this evening is, we've launched this Vivad Se Vishwas scheme for making payment, and there was a component that you had to pay 10% extra if it was beyond a certain date. Now, without any additional amount which is to be paid, in total, the whole Vivad Se Vishwas scheme is getting extended up to 31st December 2020. And for this extension, no extra payment is being asked. So the entire Vivad Se Vishwas moves over to 31st December 2020. 5 लाख तक के रिफंड 14 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक वापस कर दिए गए थे। उसके अलावा जो उससे ऊपर वाले उसकी भी प्रक्रिया शुरू, और बहुत सारे लोगों को वो भी वापस कर दिए गए हैं जो रिकॉर्ड समय के अंदर किए गए। अब इसके अलावा जो पेंडिंग रिफंड्स हैं, चाहे वो चैरिटेबल संस्थाओं के हों, ट्रस्ट के हों,
या नॉन कॉरपोरेट बिजनेस या प्रोफेशंस के हों, यानी कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव, इनको भी जल्द ही इनके रिफंड इशू कर दिए जाएंगे ताकि पैसे की कमी कहीं पर ना आए। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। जहाँ तक डेट ऑफ असेसमेंट की बात है, ये भी वर्जित हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक, और जो वर्जित हो रही थी 31 मार्च 2021 को, इसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा। मैं एक बार फिर कह देता हूँ, जो डेट ऑफ असेसमेंट्स जो बार हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, उसको 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, और जो बार हो रही थी 31 मार्च 2021 को, उसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे, लेकिन इन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इसको भी, जिनको पेमेंट करनी है, कोई अतिरिक्त पेमेंट ना किए बिना, एडिशनल अमाउंट दिए बिना, इसको 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि आप 2020 31 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं करनी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट? अगर आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।